ज़रूरी बात यह है कि हमारा जो युवा वर्ग है उनको समझे और उनका मजाक ना बनाए, क्योंकि ये अच्छी बात है हमारे देश में कि बुजुर्ग व्यक्ति का एक स्थान है। हम जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी सलाह उनसे लेते हैं, बातचीत उनसे करते हैं, उनका आशीर्वाद हम लेते हैं कोई भी काम करने से पहले, तो एक उनका एक सम्मानजनक स्थिति में होते हैं। तो ये और वो हमें उनको सम्मान देना चाहिए। और जो अगर भय की बातें, अगर उनको कुछ समस्या है तो उनका मजाक ना बनाएं। अगर उनको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। चाहे उनके व्यवहार में बदलाव है या बाकी उनके बोलने चालने में बदलाव है या उनकी सोच में बदलाव आ गया है, तो उसको एक बीमारी समझें, उसकी प्रॉब्लम समझकर। तो हमारे युवाओं का ये दायित्व हो जाता है, परिवार वालों का ये दायित्व हो जाता है कि बुजुर्गों को समझें, उनका उल्लास ना करें, उन्हें बल्कि समझना है। और को किसी तरह की समस्या हो रही है तो सही समय पर उसका इलाज भी करवाना है। बिल्कुल आपसे ये जानकारी आप आगे लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं पहले उनका सवाल शामिल कर लेना चाहूंगी। पुणे से इस वक्त दिलीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं 46 की उम्र है, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो मेरे बाई और सीने में दर्द होता है कभी कभी बार, तो मैं मेरे खान पान में कैसा बदलाव करूँ? जी डॉक्टर यादव, क्या कहेंगे आप? नाइट शिफ्ट करते हैं तो किस तरह का खान पान रहे? बिल्कुल, जो है आप अब चूंकि आपकी लगभग 46 वर्ष की उम्र है, नाइट शिफ्ट आप करते हैं, तो आपका जो एक जीवन शैली है, निश्चित रूप से अगर नाइट शिफ्ट ज़्यादा है तो आपका बॉडी उसी हिसाब से ढल गया होगा। तो आप उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा, चूंकि आपका जॉब है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं ला सकते। लेकिन आप चूंकि सीने में दर्द होता है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको अगर आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो है आप सबसे पहले आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अपना जो शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, ईसीजी है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो है किसी भी एक अच्छे चिकित्सक से कंसल्ट करिए। और इस तरीके के सारे इन्वेस्टिगेशंस वो निश्चित रूप से वो खुद ही आपको एडवाइस कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। और उनको जांच के बाद कि उसका कारण पता लगे कि सीने में दर्द क्यों होता है, और उस क्यों जब दर्द होता है उसका कारण पता लग जाएगा तो बहुत आसानी से इस चीज़ का निराकरण संभव है। तो आप सबसे पहले अपना जांच कराइए और उसके बाद ही जो है अपना कोई इलाज लीजिए। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान से नवीन जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, धन्यवाद स्वागत करने के लिए। मेरा नाम नवीन है और मेरा सवाल मेरी मम्मी की मेंटल हेल्थ के बारे में है। जी पूछें। तो पिछले दिनों से मैं उनके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें नोटिस कर रहा हूँ जो नॉर्मल सी नहीं लगती हैं। जैसे कि वो जब भी वॉशरूम से आती हैं तो 10-10, 15-15 मिनट तक भी कई बार अपने हाथ लगातार धोती रहती हैं। और कई किचन के सामान वो किचन में ना रख के अंदर अलमारी में रखती हैं, जैसे कि आटा हो गया और नॉर्मल बर्तन हो गए, और फिर वहां से ले लेकर उनको हर बार आती हैं, और इस वजह से वो थक भी जाती हैं, बीमार भी रहती हैं। तो मुझे इसके बारे में जानना है कि क्या ये कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है? जी डॉक्टर सागर, बिल्कुल। जैसे नवीन जी ने बताया, कितनी उम्र होगी इनकी मदर की? माता जी की उम्र क्या है? उनकी 55 साल। 55 साल है। तो देखिए, ये बताना चाहेंगे, बाकी जो श्रोता सुन भी रहे हैं और खासकर नवीन जी की मदर के लिए इससे संबंधित है कि ये एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कोई भी काम आप बार बार करते हैं, जैसे हाथ धोना, क्योंकि आपको लगता है गंदगी है, मैं साफ़ नहीं हुई है, उसको आप रिपीटेडली बार बार करते रहें और एक बार करने से सेटिस्फाई ना हो तो ऐसे करें। या जैसे दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया उसको बार बार चेक करना, आप उसको चेक करते हैं, तो ये एक समस्या होती है और इसको हम OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है और पूरा इसका ट्रीटमेंट है और पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इनको 55 साल की उम्र में हुआ है पहली बार, तो ये ज़रूर जानना होगा कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसीलिए उसका असेसमेंट होगा। अमूमन ये अर्ली एज में होता है, मतलब युवा वर्ग में आप ये कहें कि बल्कि 30-40, अगर 55 में पहली बार हो रहा है तो ये देखना होगा कि इसके पीछे क्या कारण है और भी सिम्टम्स हैं। तो हम नवीन जी को यही सलाह देंगे कि अपने किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही चले जाएं, डॉक्टर से बात करें
तो हो सकता है वो रेफ़र कर दें अपने डॉक्टर को। तो लेकिन पूरा असेसमेंट की ज़रूरत है और जैसे मैंने बताया कि पूरा असेस करके पूरा इलाज उनका संभव है स्थिति। जी बिल्कुल। तो नवीन जी, आपको किस तरह के कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, और हमारे जो कुछ दर्शक हैं हमें ईमेल भी भेजते हैं डॉक्टर साहब, और ऐसे ही कई ईमेल्स हमारे पास आए हुए हैं जिन्हें मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। कानपुर से योगेश शर्मा जी ने ईमेल भेजा है और ये लिखते हैं कि मेरी उम्र जो है 57 साल है। रात में सोते सोते कभी कभी छाती में दर्द होता है, बीपी है लेकिन टेल्माकाइंड एच लेता हूं मैं। क्या आयुर्वेद में इसकी कोई दवा है? क्या कहेंगे डॉक्टर यादव? आयुर्वेद का इलाज जानना चाहते हैं, बीपी की समस्या है। देखिए, ये जो आप दवा ले रहे हैं, रात को सोते सोते अगर सीने में आपके कोई दर्द होता है तो एक ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। आपको इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और जो टेल्मा एच आप ले रहे हैं वो एक बहुत अच्छी दवा है और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सामान्यतः एक बहुत पॉपुलर है, चलती है। कम साइड इफ़ेक्ट भी उसमें देखने में आते हैं। और इसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो आप रात को सोते सोते जो सीने में दर्द वाली आप बात बता रहे हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अक्सर या तो आपकी जो दवा ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है और उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर रात के समय कुछ बढ़ने लग जाता है, या ये मौसम जो है ठंड का आ गया है तो ठंड के मौसम में सामान्य रूप से ही ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है और रात को ये ठंड और बढ़ने से थोड़ा सा समस्या आपकी और बढ़ रही है जी। तो इसको हमारी समझ से पहले आप इसको एक बार प्रॉपर जांच करा के और फिर से जो है जो आप डोज ले रहे हैं उसको रेगुलेट करिए। और आयुर्वेद में भी बहुत से साधन ऐसे हैं, बिल्कुल अगर कोई अचानक कोई इमरजेंसी वाली स्थिति है तो शायद उसमें उतने कारगर नहीं रहेंगे उपाय, लेकिन लंबे समय तक आपको सपोर्टिव थेरेपी उसमें दी जा सकती है। उसके लिए आपको कानपुर शहर में भी बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक मिल जाएंगे, अच्छे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहाँ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ उनसे एक बार परामर्श लेके और जो आयुर्वेद की जो सपोर्टिव थेरेपी है उसको आप सामान्य में साथ में ले सकते हैं। तो लेकिन पहले अपने जो सीने का दर्द होता है इसकी जानकारी जांच यहाँ पर करवाना बहुत जरूरी है पहले। बिल्कुल। इस आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से अजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि जो हम लोगों को बुढ़ापे में जो समस्या होती है बाल झड़ने की, वो बाल झड़ने की समस्या हम लोगों को 15 की एज में क्यों होने लगती है? जी बिल्कुल। और इसका मैं चाहूंगा कि इसका कोई अच्छा सा शैम्पू कौन सा हो सकता है बालों के लिए? जी बिल्कुल। जो समस्याएं पहले हमें वृद्धावस्था में होती थी अब वो युवा वर्ग को भी होने लग गई हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर यादव, आप कहना चाहेंगे कुछ? जी, अब देखिए इसका जो सबसे बड़ा मुझे तो ये कारण लगता है कि सबसे पहला तो कारण है जीन्स, जो हमारा जो जेनेटिक अगर स्ट्रक्चर है, अगर घर में इस तरीके के बाल कम होने की जो समस्या अगर घर में मौजूद है तो फिर एज उसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो किसी भी एज में शुरू हो सकता है जी। दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस अगर मान लीजिए आज यंग जनरेशन भी जो हमारी है वो अभी स्ट्रेस से बहुत परेशान है, तो एक ये फैक्टर बहुत हो सकता है जी। तीसरा जो है जो सबसे सामान्य कारण है कि जो फंगल इन्फेक्शन होना या डैंड्रफ होना। तो अगर आप ये सिंपल चीज़ें हैं, कोई मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ, तो आप किसी भी एक चिकित्सक को आप दिखाएंगे, उसका एक रूटीन का ट्रीटमेंट है और वो आपकी समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी जी। और अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, किसी चाहे आप एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाइए, चाहे किसी एक नियर पीएचसी में कोई एलोपैथिक चिकित्सक है उनको दिखाइए, लेकिन आप दिखा के उनको मिल के अपनी समस्या सॉल्व जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका 15 वर्ष की उम्र जो है ये ऐसी उम्र है जिसमें इंसान बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है, तो उसकी वजह से वो बहुत सा स्ट्रेस का शिकार होता है और इसमें संभवतः स्ट्रेस ही आपके साथ सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो आप एक बार जरा सा अपने किसी भी संपर्क करके और अच्छा शैम्पू वो आपको लोकल बता देंगे। शैम्पू कोई किसी चीज़ का इलाज नहीं होता है जी।
दवाएं होती हैं जो उसमें इलाज के लिए कारगर होती हैं। शैम्पू तो एक केमिकल बेस है जो कि खाली एक साबुन की तरह से वो भी आपके साफ करता है, परंतु जो उसमें दवाएं मिलाई जाती हैं वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, और वो सिलेक्शन उनका तभी हो पाएगा जब आप किसी एक चिकित्सक को परामर्श लेंगे या दिखाएंगे। जी बिल्कुल। आइए इसके साथ बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी नमस्कार रामनिवास जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, हमारी माता जी है जो 80 साल की हो गई है जी, और उसकी बाजू नहीं उठती, ऊपर बाजू हमने डॉक्टर दिखाई थी, डॉक्टर कह रहे इसकी हड्डी ठीक है जी। जो हाथ है वो उठता नहीं है? हाँ, हाथ उठता नहीं है, बस वैसे सर्दी की वजह से बहुत कम उठते हैं जी। सर्दी की वजह से, अकड़न की वजह से हाथ नहीं उठ पाता है, हिल पाता है। डॉक्टर यादव, ऐसे में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जी एक साइड का या दोनों साइड का? थोड़ा सा एक साइड का डॉक्टर साहब। एक साइड का। और मदर आपकी डायबिटिक तो नहीं है? शुगर तो नहीं है उनको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है जी। जी, तो फिर उनको अगर आप हरियाणा में कहीं, अगर हमारे दिल्ली के आसपास रहते हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, तो आप कभी भी जो है आप अपनी मदर को जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन आपने कराया है उनको ले करके एक बार हमारे संस्थान में विजिट करिए, और हम लोग उसको असेसमेंट करने के बाद आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताएंगे और उससे डेफिनेटली रिस्पांस मिलेगा। तो अगर कोई सपोज अगर डायबिटिक नहीं है, वो कोई और फ्रैक्चर नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है, तो निश्चित लाभ मिलेगा उसमें। जी बिल्कुल। तो आप रुक कर सकते हैं, दिल्ली का संस्थान आ सकते हैं आयुर्वेद के, और यहाँ पर दिखा करके अपनी माता जी का इलाज अच्छी तरह से ज़रूर करवा सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे खुशहाल बनाएं अपनी वृद्धावस्था को। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि समय काफी कम रह गया है। आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर सागर आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे अभी एक कॉलर ने भी कहा था कि जो समस्याएं वृद्धावस्था में होती थी अब वो युवा वर्ग को भी होने लग गई हैं। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है 60 वर्ष का है लेकिन वो जवान दिखता है, लेकिन 40 वर्ष का भी जो व्यक्ति है वो बुजुर्ग लगने लगता है। क्या इसका संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से है? बहुत संबंध है इसका, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और हम हमेशा ये कहते हैं और यहाँ भी कहना चाहेंगे कि जैसे हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उसको इग्नोर नहीं करना नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको चोट लगती है तो आप उस पर पट्टी लगाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेटनस लगवाते हैं। उसी प्रकार अगर आपको लगता है कि मेरी इमोशनल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ, तो उसी प्रकार से उसका भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम शारीरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। ये बात सही है कि जो अगर आप 40 की उम्र में भी आप वृद्धावस्था जैसे लगते हैं तो इसका जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है ना आपके मन से होता है। देखिए और ये बात और इसलिए मन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जैसे अगर मन आपका सही है तो आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप छोटी सी जगह भी नहीं जा सकते हैं। तो मन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, बहुत बड़ी। और कैसे, इसीलिए जो पॉजिटिव सोच है, अपने मन को कैसे अच्छा रखें, कैसे स्वस्थ रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जहाँ तक ये बात है ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि आज के जो दौर में स्ट्रेस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें डॉक्टर राजेश आपसे जानेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। हरियाणा से दीपांशु जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मेरे फादर ना काफी टेंशन में रहते हैं। उनकी एज 55 ईयर्स है और उनके जॉब चली गई है अभी रिसेंटली कोविड की वजह से। जी।
तो मैम वो मतलब मेरी अच्छी खासी जॉब है और मैं अच्छे कमा लेता हूँ, बट स्टिल उनकी टेंशन कम नहीं हो रही मैम। जी, यही हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर सागर जवाब दें? नहीं, जैसे दीपांशु की बात ही करें, जैसे उनके फादर की जॉब कोविड की वजह चली गई, बट हालांकि वो खुद काम करते हैं, लेकिन यही है कि उनकी अपनी सोच है कि मेरी जॉब चली गई। अब वो स्ट्रेस में उनके लक्षण क्या हैं वो थोड़ा और विस्तार से हम जानना चाहेंगे। क्या उनको एंजाइटी हो रही है, या घबराहट है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, या उदासी उनको लग रही है, रोने का मन कर रहा है? हो गया है डॉक्टर राजेश। हाँ, कोई बात नहीं है, मतलब अगर कोई बात नहीं है तो ये सारे स्ट्रेस से रिलेटेड ये सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से लक्षण हो सकते हैं। और उसमें ये सब लक्षण है जैसे घबराहट, बेचैनी, उदासी या नींद नहीं आना, ये सब एक साथ हो सकते हैं सारे लक्षण। तो अगर वो लक्षण है तो उनसे बातचीत करना जरूरी है। और जहाँ तक जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, देखिए स्ट्रेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम खुद कर सकते हैं कि वो है अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने सोच को बदलना। और लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे आपका उसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, योगा का बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर, मेडिटेशन, और आपका अच्छा खान पान जो है डॉक्टर यादव भी बताया है उन्होंने, आयुर्वेद में इतना इम्पोर्टेंस है। इवन हम भी एलोपैथ में भी कहते हैं कि आपका न्यूट्रिएंट फूड और मतलब एक बैलेंस डाइट होना कितना ज़रूरी है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी और ये सब चीज़ें जो हैं, एक्सरसाइज, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम ये भी कहते हैं युवा वर्ग को, इवन वृद्धावस्था व्यक्ति को भी, कि अपने एक हॉबीज़ को इंटैक्ट रखें, अपने जो और स्पोर्ट्स को। और जैसे कभी कभी हमारे क्लिनिक में आते हैं वृद्ध व्यक्ति आते हैं कि हम कहते हैं कि भाई आप लोगों से मिलिए, अपनी हॉबीज़ को आप अपना उजागर कीजिए। वो कहते नहीं, हमने तो बहुत साल पहले ये किया था, आप मैंने कहा क्यों नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हॉबीज़ को करने कोई उम्र नहीं होती है, आप अभी भी इस उम्र में भी आपको, अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है वो करिए, म्यूजिक सीखने का शौक है वो भी कई व्यक्ति हैं जिन्होंने सीखा है उम्र में, अपने 60 साल की उम्र में भी उनको अच्छा लगता है, तो वो म्यूजिक बजाना या जो है उनको अच्छा लगता है, या उनको गाना अच्छा लगता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, देखिए स्ट्रेस की जहां तक बात की है, ये एक तरह का मीनू होता है। एक डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो है वो आपको है ना बहुत सारी चीजें बताएगा, लेकिन आपको अपने आप मालूम है कि मुझे स्ट्रेस से कैसे मैं बाहर आया था। पहले मैं एक परेशान स्थिति में था, तो मैं उससे बाहर कैसे आया था। या तो कुछ व्यक्तियों को किताब पढ़ने से अच्छा लगता है, कुछ को म्यूजिक सुनने से अच्छा लगता है, कई के व्यक्तियों को बात करने से अच्छा लगता है, कई व्यक्तियों को घूमने से अच्छा लगता है। तो वो आप खुद जानते हैं। तो आपको लगता है स्ट्रेस अगर है तो आपको क्या करना है उस स्थिति में, तो जरूर वो करें। स्ट्रेस रिलीज कैसे करना है ये तो हम खुद ही से पहचान सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा। लेकिन एक पहचान आपसे मैं और जानना चाहूंगी कि कैसे पहचाने। एंजाइटी और डिप्रेशन में लोग हमेशा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहेंगे, क्या अंतर है इसमें? देखिए स्ट्रेस का मतलब ये है, अगर हम आसान शब्दों में समझाएं, बताएं कि स्ट्रेस का मतलब है कि इट इज़ व्हाट द डिमांड्स आर मोर देन व्हाट योर रिसोर्सेज आर। आपको मतलब जो आपकी जो डिमांड है, चाहे वो किसी भी चीज़ जो आपकी अपनी रिसोर्स है उससे ज़्यादा है, तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। हम जैसे कहते हैं कि जैसे रबड़ को आप खींचते जाएंगे तो टूट जाएगी, तो वो स्ट्रेस पे जितना देंगे उसको तो वो एक पॉइंट आएगा, टूट जाएगी। तो वही स्ट्रेस है। और जो एंजाइटी का मतलब ये है और डिप्रेशन में जो फ़र्क ये होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ये हो सकते हैं, बट ये स्ट्रेस ज़रूरी भी नहीं है। एंजाइटी का मतलब है कि उसमें आपको लगे घबराहट है, बेचैनी है, आपको लगे कि जीवन जो है एक प्रकार की बेचैनी, आपकी सोच जो है बहुत ही ऐसी इरेशनल हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, एक छोटा जैसे राई का पहाड़ लगने लगता है। तो वो क्योंकि सोच का, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये और जैसे बार बार दिल धड़कना, पसीना आना, बार बार बाथरूम जाना, तो ये सारे लक्षण जो है, मसल टेंस हो जाना, जैसे आपको लगेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे हाथों में दर्द हो गया। कभी कभी एग्जाम में बच्चे जब लिखते हैं तो बहुत स्ट्रेसफुली करते हैं, तो हाथ उनका दर्द करने लगता है। तो कहने का मतलब है ये सारे शारीरिक सिम्टम भी हो सकते हैं और सोच के सिम्टम भी होते हैं एंजाइटी से रिलेटेड। डिप्रेशन का मतलब यह है 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको मन उदास रहे,
या काम में मन ना लगे, या आपको अपने आप को हानि पहुंचाने की आपने कोशिश की हो, या कंसंट्रेशन ना हो, या नींद की कमी हो, 2 हफ्ते से ज्यादा उदासी है, तो आप कह सकते हैं डिप्रेशन है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका इलाज पूरा संभव है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत सीरियस हो सकता है। लेकिन इसका पूरी तरह से इलाज है, अपने किसी भी डॉक्टर से आप इसका इलाज करा सकते हैं, बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है और पूरी तरह से व्यक्ति जो है ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होना चाहिए, और अगर हम मानसिक तौर पर मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो हम बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी चुनौती का सामना बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की मानसिक समस्या आ रही है तो आपको सतर्क हो जाना है, उसका इलाज करवाना है सही समय पर, उसे टालना नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर यादव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा तो आना ही है, कुछ भी कर ले वृद्धावस्था में हमें जाना ही है, तो ऐसे में इसके लिए पहले से किस तरह से तैयारी करें? जी, ये बहुत आवश्यक ये कहा है। एक हमारे जो आयुर्वेद की विधा है उसमें एक चिकित्सा होती है जिसको हम लोग रसायन चिकित्सा कहते हैं या रिजुवेनेशन थेरेपी कहते हैं, और संभवतः ये आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस रसायन चिकित्सा की है। और उसमें ये कहा है कि पूर्वम वयसी मध्य व मनुष्य से रसायनम, ऐसे मतलब अगर आपको मतलब पूर्व वय मतलब अगर बचपना है आपका 16 साल से वो पहले की उम्र है तो भी आपको रसायन सेवन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो गए तो भी रसायन औषधियां काम नहीं करेंगी। तो ये आपकी यंग एज है। इस यंग एज के दौरान जो है, जैसे लोग खाते हैं ना, जैसे बहुत सा कि आपने जो हम कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लिए कि च्यवनप्राश ले लिया या सुगंधा ले लिया, शतावरी ले लिया, कोई ऐसी जो औषधियां हैं वो अपनी यंग एज के समय ही शुरू कर दें। जब आपकी एज 30, 40, 50 तो हम अपने बुढ़ापे का एक बहुत अच्छा स्वागत कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और किस तरह से तैयारी करें जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं पहले उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश से संतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है? वजन काफी बढ़ रहा है आपका? वजन बढ़ रहा है मेरा, और लंबाई भी कम है और वेट ज्यादा हो जा रहा है। लंबाई भी कम है और वजन काफी बढ़ रहा है, ऐसे में तो आपको अपने खान पान और दिनचर्या को थोड़ा सा बदलना यहाँ पर जरूर होगा। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव, किस तरह की इनको सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जो अभी बात कह रहा था संभवतः ये लगभग उसी से जुड़ा हुआ ही है। और पहले तो मैं इनकी जो शंका है उसका समाधान करता हूँ कि जो आपकी एज है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो संभवतः हो सकता है कम होंगी या बैठने का जॉब ज़्यादा होगा। अपनी डाइट, लाइफस्टाइल को अपना संभालिए, और दूसरे आप शरीर की जांच कराइए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है या कोई और भी समस्या है, उसकी वजह से भी वजन अचानक बढ़ने लग जाता है। तो आप शरीर की जांच करवाइए और लाइफस्टाइल करेक्शन करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज है मतलब व्यायाम करिए, योग करिए, और अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सही करिए। निश्चित रूप से आपका वेट कम होगा और आप अपने हाइट के अनुसार जो एक स्टैंडर्ड होता है वजन का, उस वजन को आप मेंटेन करिए। जी तो, बिल्कुल। आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पर करनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल, वो अभी मैं जैसे बता रहा था कि ये जो रसायन सेवन है, जो रिजुवेनेशन के लिए जो भी हमको चीज़ें लेनी है, और आयुर्वेद में ये बताया हुआ है कि हर, जैसे अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि 10-10 वर्षों में हर चीज़ घटती जाती है जी। तो और उन 10 वर्षों में उनको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए आयुर्वेद में औषधियां भी बताई हुई हैं। तो उन औषधियों को किसी भी चिकित्सक के एक परामर्श लीजिए, और जब जैसे मान लिया आपको खाना है, अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना ये नहीं होता कि आप बहुत पूड़ी, पराठा, पनीर, घी ये वो खाएं, ये बहुत कोई अच्छा खाना नहीं है जी। अच्छा खाना वो है जो आसानी से पच जाए और उसमें सारे तत्व मौजूद हों, जो कि पोषक तत्व हों हमारे शरीर में, और जल्दी आप खाएं, जल्दी पच जाएगा खाना, वो अच्छा खाना कहलाता है। आप अगर इसको अभी से मतलब अपनी यंग एज में जितना आपने अच्छा खाया है जी। तो जैसे ही निश्चित रूप से, जैसे हमारे माताएं और बहनें हैं, उनको अगर आपने देखा है कि वो हाउसवाइफ हैं जैसे, तो वो सारा खाना वो जो है अपने हस्बैंड और बच्चों को खिला देती हैं, खुद नहीं खाती हैं। उससे होता क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसी समस्याएं वो बहुत समय से पहले आने लग जाती हैं। फिर उनको आर्थराइटिस है और भी बहुत सी समस्याएं वो भी आ जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि न्यूट्रिशियस डाइट लें, और अपने इस दौरान ही लें, जो आपकी जो 16-17 साल से लेकर के
50-60 साल की जो एज की है, इस दौरान ही अच्छे खान पान का प्रयोग करें, तभी तो हमारा जो वृद्धावस्था है वो अच्छे से यहाँ पर हम जी सकते हैं, उससे इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें चाहे मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी सलाह आप तक पहुंचाई है उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपको बता दें, हमारे पास कई मेल्स भी आई हैं, जैसे पिछले सप्ताह भी हमारे कई दर्शक हैं जिन्होंने हमें मेल भेजी हैं। मध्य प्रदेश से कल्पना करण ने पूछा है कि उन्होंने 2020 में ECG करवाई थी, हार्ट में ब्लॉकेज है। साथ ही सुरेश कुमार जी ने भी हमसे पूछा है कि सीधी तरफ छाती में चलते वक्त दर्द सा होता है तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें, इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों, इनके जरिए आप अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, DD किसान देखते रहिए। नमस्कार।